तो सारा काम सरकार पर नहीं छोड़ सकते हैं ना, हमारा भी तो कोई जिम्मेदारी होना चाहिए। जिस धरती पर रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को हम खराब करके चले जाए तो फिर हमारा आने वाला पीढ़ी किस एनवायरनमेंट में जिएगा। हम स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने एनवायरनमेंट को, अपने पर्यावरण को तकलीफ दे रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। पृथ्वी के सतह के ऊपर ऐसा क्यों होता है कि कोई सतह ऊपर उठा हुआ होता है, कोई सतह नीचे धंसा हुआ होता है, कोई समतल होता है, तो ऐसा क्यों होता है? और फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि पहाड़ी इलाका में आप देखेंगे कि लोगों का निवास कम होता है, जबकि मैदानी इलाका में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। यानी कि दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या यदि कहीं पर निवास करता है तो वो मैदानी इलाका में करता है, पर्वतीय इलाका में नहीं करता। इसका कारण क्या है? तो ये कई सारे टॉपिक्स हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स ही है मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो प्रमुख स्थल रूप हैं। जैसे कि मेन स्थल रूप क्या है? ऐसे तो कई सारी चीज़ें हैं। मेन क्या है? पर्वत है, पठार है, मैदान है, यही सारे मेन स्थल का रूप हैं। इनको आज हम बेसिक तौर पर समझने का प्रयास करेंगे। ये टॉपिक है, ये टॉपिक क्लास 6 का भूगोल का टॉपिक है। क्लास 6 आपने देखा होगा, उसका जियोग्राफी यानी कि भूगोल का टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 का। ठीक है, यहाँ पर टॉपिक का नाम ही आप देख सकते हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय मतलब ना लेते हुए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, एक चीज़ आपको हम बता देते हैं पहले कि जितने भी स्थल रूप जो ऊंचे खावर या फिर ऊबर खावर जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, ऊंचा उठा हुआ, नीचा धंसा हुआ, ये सारा दो प्रक्रियाओं के कारण होता है। पृथ्वी के सतह के अंदर, पृथ्वी के सतह पर दो ऐसी प्रक्रियाएं होती है जिसकी वजह से ये पूरा स्थल का रूप निर्मित होता है। अब ये दो प्रक्रिया क्या है तो इसको समझते हैं। देखिए, पहला जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं, मतलब आंतरिक प्रक्रिया आप कह सकते हैं उसको। ठीक है, इनर प्रोसेस के बारे में आप कह सकते हैं। जो पृथ्वी के अंदर जो हलचल होते रहते हैं उसकी वजह से पृथ्वी के सतह पर कहीं ऊंचा उठ जाता है, कहीं नीचा धंस जाता है, सतह जो होता है वो। और दूसरा जो होता है वो होता है बाह्य प्रक्रिया आप कह सकते हैं, जो एक्सटीरियर प्रोसेस आप कह सकते हैं, मतलब सतह के ऊपर जो प्रोसेस हो रहे हैं। ये प्रोसेस कैसे होता है? ये प्रोसेस होता है हवाओं की तेज गति के कारण, नदी के तेज बहाव के कारण। ठीक है, ये सारे प्रोसेस होते हैं। कोई चीज़ टकरा करके आपस में घिस जाता है तो अपरदन का प्रक्रिया होता है। ऐसे कई सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बाहरी प्रक्रिया और आंतरिक प्रक्रिया की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी के सतह पर कई सारे स्थल रूप निर्मित हो जाते हैं। इतना चीज़ क्लियर हो गया? देखिए, अब ये सारा चीज़ जब आपको क्लियर है तो पहले आपको हम थोड़ा सा चीज़ बताते हैं, मतलब एक टॉपिक बताते हैं। ये टॉपिक क्या है? जैसे देखिए, ये टॉपिक है जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि दो प्रक्रिया है। ठीक है, दो प्रक्रिया की वजह से जो है क्या होता है, पृथ्वी का सतह जो है कहीं ऊंचा उठ जाता है तो कहीं नीचा धंस जाता है। तो पहला जो प्रक्रिया होगा उसको हम कहेंगे आंतरिक प्रक्रिया, आंतरिक प्रक्रिया। और दूसरा जो होता है उसको कहते हैं बाह्य प्रक्रिया। ठीक है, देखिए आंतरिक प्रक्रिया में क्या होता है, इस चीज को आप समझिए। आंतरिक प्रक्रिया कहने का मतलब ये हुआ, अब आप खुद समझिए। पहले हम जो है ना अपने बॉडी के स्तर पर देखते हैं। ठीक है, देखिए आप देखेंगे कि शरीर पर कहीं पर भी घाव हो जाता है,
ठीक है। तो आप देखेंगे वो घाव क्यों होते हैं, बाहरी कटे छटे की वजह से। आप देखना शरीर का कुछ भी, अगर बॉडी पर कुछ भी आपको नजर आ रहा है, मान लेते शकल पर दाना दाना नजर आ रहा है, या फिर कहीं पर घाव नजर आ रहा है, या फिर कहीं टूटा फूटा का नजर आ रहा है, तो देखिए दो तरीके की चीज होते हैं। एक तो शरीर के अंदर कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया है, शरीर के अंदर यानी बॉडी के अंदर आपके कुछ अगर गड़बड़ हो गया है तो उसका असर आपको बाहर नजर आता है, ठीक है, उसका असर आपको बाहर नजर आता है। ये मानसिक तौर पर भी होता है और फिजिकल तौर पर भी होता है। मानसिक तौर पर कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आप यदि आपको बहुत कोई ऐसा चीज के लेकर के बहुत ज़्यादा आपको टेंशन हो गया है, मतलब आपके तनाव ज़्यादा हो गया है, मानसिक तनाव ज़्यादा हो गया है, तो उसका असर आपको शक्ल पर दिखाई देगा। दूसरा लोग आपको जरूर कह देंगे कि भाई क्या हुआ, तुम इतना तनाव में क्यों हो, ऐसा तो बोलते ही है ना। तो ये क्यों होता है, आंतरिक प्रक्रिया की वजह से बाहरी सतह पर हमारा एक्सप्रेशन झलकता है, बाहरी सतह पर जो है रूप बदल जाता है, सिंपल चीज है। तो पहला चीज तो ये होगा। फिजिकल के बारे में यदि बोले तो अंदर में कुछ ऐसा हलचल हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से बॉडी का कुछ भाग ऊपर उठ जाता है, देखते हैं, जैसे गिल्टी हो जाना, गांठ बन जाना, या फिर कई सारी चीजें जैसे घाव हो जाना। तो बॉडी का ऊपरी हिस्सा क्या होता है, ऊपर उठा हुआ होता है, ये आंतरिक प्रक्रिया की वजह से होते हैं, ठीक है। कई सारे रोग वगैरह होते हैं तो वो आंतरिक हलचल की वजह से ही तो होते हैं ना, और उसका असर बाहों को बाहर दिखाई देता है। ये चीज क्लियर हो गया। दूसरा चीज ये है कि बाहरी प्रक्रिया कैसे समझे, तो देखो भाई, बाहरी प्रक्रिया जैसे हम बाइक से जा रहे हैं कहीं पर, किसी ने हमको ठोक दिया। अब ठोक दिया तो क्या होगा, सिंपल चीज आप समझो, कहीं पर पैर टूट गया, कहीं हाथ टूट गया, हो सकता है कहीं पर अधिक कटा छटा हो जाए, तो वो जब हम उसको जोड़ेंगे या फिर कट गया या फिर हाथ इतना दूर कट गया, तो बाहरी जो सतह पर हमको दिख रहा है वो क्या हो गया, बाहरी प्रक्रिया की वजह से तो हुआ ना। तो हमारा सिंपल कहना यही है कि पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो रहे हैं, सतह के नीचे जो हलचल हो रहे हैं, उसकी वजह से सतह के ऊपर हमारा पूरा डायग्राम देखने को मिलता है, पूरा स्थल का रूप देखने को मिलता है। कहीं पर ऊंचा उठा हुआ होता है और कहीं पर नीचा धंस जाता है। ये आंतरिक प्रक्रिया की वजह से होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये प्रक्रिया कैसे काम करता है, और डिटेल में हम आगे चलकर बात करेंगे इस पर, ठीक है। तो जैसे कि मैग्मा वगैरह या फिर मेंटल जो भी चीज़ें उसमें हलचल होते हैं, वो सारा चीज़ हम आगे बात करेंगे। दूसरा बात यह है कि बाह्य प्रक्रिया में जैसे कि हवाएं तेज गति से चल रही है या फिर नदी का बहाव तेज गति से आ रहा है, तो नदी अगर मान लेते हैं पर्वत के ढाल से तेज बहाव से निकल रहा है, तो वो जिस जिस चीज से टकराता है उसको तोड़ते हुए, उसको तोड़ करके घिसते हुए आगे लेकर के जाता है, और वो सारा टुकड़ा अपने साथ बहा करके लेके जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह को तोड़कर घिस कर लेकर जाना, ये अपर्दन का प्रक्रिया होता है। ये क्या होता है, अपर्दन होता है। देखिए बाह्य प्रक्रिया में दो चीजें हम लोग समझेंगे, एक होता है अपर्दन और एक होता है निक्षेपण। निक्षेपण, ठीक है। अपर्दन को अंग्रेजी में कहेंगे इरोजन, ठीक है, और निक्षेपण को डिपोजिशन कहते हैं। डिपोजिशन, ठीक। देखिए बाहरी प्रक्रिया में दो प्रक्रिया होते हैं, एक अपर्दन, दूसरा निक्षेपण। देखिए ये दोनों को साथ साथ एक ही बार में समझते हैं, अलग अलग करके समझना दिक्कत होगा। देखो जब बाहरी पृथ्वी की सतह पर, चाहे वो हवाएं की वजह से, हवाओं के तरंगों की वजह से, या फिर जल की वजह से, या फिर हिमानी की वजह से, हिमानी क्या होता है आपको बताएंगे, बर्फ की नदियों को हिमानी कहते हैं, या फिर समुद्री तरंग की वजह से, तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती है, या भूमिगत जल बोलो या फिर समुद्री जल बोलो, इसकी वजह से जो पृथ्वी के सतह का कोई भाग को तोड़ दिया जाता है, टूट जाता है, घिसता है, ठीक है। घिसना समझते हैं, टूट करके घिस जाता है, टूट कर घिसना, ये जो प्रक्रिया है ना, टूट कर घिस जाना, ठीक है। ऐसे घिसता है ना,
तो टूट करके घिसता है, इस प्रक्रिया को अपर्दन कह रहे हैं। सिंपल चीज, अगर एक लाइन में और आपको बता दें तो पृथ्वी के सतह टूट कर घिस जाते हैं, उसको अपर्दन कहते हैं, सिंपल इरोजन। वही अब ध्यान से समझो, नदी ऊपर से आया, ठीक है, और कई सारे चीजों को तोड़ते हुए लेकर के आ रहा है, क्योंकि नदी का गति तेज है, ऊंचाई से गिर रहे तो तेज है गति, तो वो कई सारी चीजों को तोड़ देता है, तोड़कर अपने साथ टुकड़ों को लेकर के चला जाता है। और वही टुकड़ा में क्या होता है, बालू होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, सिल्ट होते हैं, जो गाद टाइप का होता है ना, जैसे गाद आप देखे होंगे जब तेल राई या सरसों पेराने जाते होंगे तेल निकालने, तो उसमें जो नीचे बैठा हुआ चीज होता है वो गाद होता है, वो गाद जो होता है वही सिल्ट हो रहा है। तो यहां से भी सिल्ट जो निर्मित होता है, तो आप कह सकते हैं जैसे मिट्टी है ना, तो सूखा नहीं होता, वो गीला मिट्टी की तरह होता है, एकदम गीला जैसे मिट्टी होता है ना, उस तरीके से बेसन की तरह, बेसन जैसे देखे है ना उस तरीके से, तो उसको सिल्ट कहते हैं। तो आप दो तीन चीज समझ लो, जैसे पत्थर हो गया, ठीक है, या फिर बालू आप कह सकते हैं, एक और आप समझ सकते हो सिल्ट, ठीक है, तो सिल्ट को ही गाद वगैरह कह रहे हैं, ठीक है। तो देखो ये तीन चीजों का खासकर, और भी कई सारी चीजें होती है, ये तो हम तीन बस ऐसे बता रहे हैं आपको समझाने के लिए, एक्सेट्रा में और भी चीजें हो सकती है। तो पत्थर के टुकड़े, बालू के टुकड़े, सिल्ट वगैरह, ये सब क्या करते हैं, अपर्दन करके तोड़ करके लेके जाता है, और ले करके जा करके अपने साइड में रखते हुए चला जाता है। आगे कहाँ पर, समुद्र में मिल जाएगा, या फिर बड़ी नदी में जा करके मिल जाता है, ठीक है। या फिर वो जो नदी, अपना जो नदी का जो घाटी होता है, तो घाटी में ले जा करके उसको निक्षेपित कर देता है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाता है, इसको कहते हैं निक्षेपण। अब देखो, अब दूसरी भाषा में शायद ये नहीं समझ में आया होगा, भाषा तो वही रहेगा, दूसरे शब्दों में आप समझ लो, दूसरे सेंटेंस के हिसाब से। देखो अपर्दन वो होता है जो किसी चीज को, देखो अपर्दन का प्रक्रिया क्या होता है, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है, तो ये पेन को टुकड़ा में विभक्त कर दिया, टुकड़ा कर दिए पेन का, ठीक है, तो अपर्दन हो गया इस पेन का, क्लियर। अब ये टुकड़ा को उठाएं और यहां से हटा करके यहां पर ले जाके रख दिए, तो ये जहां पर रखे हैं वहां निक्षेपण हो गया। उस प्रक्रिया को क्या कहें, निक्षेपण का प्रक्रिया, क्लियर। दो चीज है भाई, ये दो चीज समझ गए ना, सारा लैंड फॉर्म समझ में आ जाएगा आपको। क्योंकि देखो आपको आगे चल करके, वैसे हमने इसी चैनल पर ज्योग्राफी का जो प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसमें आपको मिल जाएगा कि अपर्दन किस किस चीज़ के द्वारा स्थल का लैंड फॉर्म के बारे में, जैसे कि आप देख सकते हैं नदियों के द्वारा जो अपर्दन होता है वो, फिर आप देख सकते हैं हवाओं के मतलब वायु के वजह से जो अपर्दन होता है वो, समुद्री तरंग के वजह से अपर्दन होता है वो, हिमानी के वजह से अपर्दन होता है वो, तो ग्राउंड वाटर के अपर्दन की वजह से होता है, ग्राउंड वाटर की वजह से जो अपर्दन होता है वो, इन सारी की वजह से लैंडफॉर्म निर्मित होते हैं, और इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने चर्चा किया है, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में जानना हो तो वो ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, और अगर आपको बेसिक पढ़ते हुए डिटेल में जाना है तो आप इस प्रक्रिया से चल सकते हैं, ठीक है। तो बस आप इतना समझो, अपर्दन उसको कहते हैं कोई चीज को तोड़ दिए, वो अपर्दन का प्रक्रिया हो गया, और वही चीज को जो तोड़ा हुआ भाग है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर रख दिए, वो होता है निक्षेपण का प्रक्रिया, क्लियर। डिपोजिशन, देखो जो पोजीशन में वो था, ध्यान से समझो, जो पोजीशन में वो था, अरे कहाँ गया, देखो जो पोजीशन में वो था, वो पोजीशन से हटा करके उसको डी पोजीशन कर दिए, एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रख दिए, वो होता है डी पोजीशन, इसको निक्षेपण कहते हैं। क्लियर हो गया, ये शायद क्लियर हो गया होगा। यदि अभी अगर आपको दिक्कत है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, आपका फीडबैक हमको और बेहतर समझाने पर मजबूर करेगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो ये दो प्रक्रिया है, यही दो प्रक्रिया की वजह से पृथ्वी के सतह पर विभिन्न स्थल रूपों का निर्माण होता है, विभिन्न अलग अलग जो है लैंड्स फॉर्म का निर्माण होता है पृथ्वी के सतह के ऊपर। इन्हीं विभिन्न स्थल रूपों के हिसाब से हम कुछ मेजर लैंड्स फॉर्म के बारे में चर्चा करते हैं, और वो है हमारा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बता देंगे, वो जो मेजर लैंड्स फॉर्म है वह है, देखिए मेजर
लैंडफॉर्म, ठीक है, कुछ प्रमुख स्थल का रूप, ठीक है, यहां पर हिंदी में लिख देते हैं आपको प्रमुख स्थल रूप। चलो भाई, तो ये पहला जो है वो है पर्वत, ठीक है, इसको अंग्रेजी में माउंटेन कहते हैं। दूसरा पठार, पठार को समझ लेते हैं, इसको अंग्रेजी में प्लेट्यू कहते हैं। और तीसरा जो है वो मैदान आप समझ सकते हैं, इसको अंग्रेजी में फील्ड कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये तीन लैंडफॉर्म को आज हम समझेंगे, ये मेजर है, ठीक है, मेजर है और बेसिक है, इसलिए यही तीनों आज समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि क्लास 6 में यही पढ़ना है बस बेसिक। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 6 हम लोग पढ़ ही रहे। चलो भाई, तो अब सबसे पहले हम एक एक करके सारा चीज समझ लेते हैं। पर्वत क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। देखिए, पर्वत उसको कहते हैं, अब देखेंगे जरूर आप देखे होंगे, पर्वत यानी कि माउंटेन उसको कहते हैं जिस चीज का आसपास के एरिया से ऊंचाई ज्यादा होता है। अब समझो, देखो ऐसे जिस स्थल रूप का, ठीक है ना, किसी भी चीज का थोड़ी, देखो मान लो कि आसपास की भूमि जो है उससे लगभग 600 मीटर से ऊंचा होना वो पर्वत की श्रेणी में आ जाता है। 600 मीटर से जब ऊंचा होता है, 600 मीटर से ऊपर की ओर जो जाता है ऊंचाई, वो होता है पर्वत। तो क्या वो पठार नहीं हो सकता? क्या हो सकता है। पर्वत का कुछ और एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन बोल रहे हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि 6 मीटर से ऊपर होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि पर्वत का जो बेस होता है, आधार होता है, वो चौड़ा होता है, ठीक है, उसका चौड़ाई ज़्यादा होता है, और उसका जो मतलब शीर्ष होता है, सबसे ऊपरी भाग होता है, वो छोटा होता है। क्लियर? देखो इस तरीके के होता है, ध्यान समझो। देखो जो ऊपरी वाला भाग होगा वो छोटा होगा और नीचे वाला भाग जो होगा वो बड़ा होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हो ये पर्वत की श्रेणी में आ जाएगा। सुना के बाद आप देखे होंगे, आप ज्यादातर पर्वत किस तरीके के देखे होंगे? ऐसे देखे होंगे, या फिर बचपन में आपने बनाया होगा, इस तरीके से पर्वत आपने बनाया होगा। ठीक है, यही पर्वत आपने बनाया होगा बचपन में, और इसी तरीके के पर्वत आप देखते होंगे। ठीक है, ये तो देखो, ये आप देख सकते हो, इसका जो बेस है, देखो बेस कितना चौड़ा है, इतना चौड़ा है बेस का। ठीक है, ये जो होता है नीचे वाला सबसे हिस्सा, ये बेस होता है। क्या होता है? बेस। ठीक है, यानी कि आधार होते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? आधार। तो जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है वो आधार होता है, और सबसे ऊपरी भाग को शीर्ष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? शीर्ष। देखो इसको कहाँ लिख दे भाई? देखो इसको यहाँ लिखते हैं। ठीक है, इसको शीर्ष कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाला भाग को चोटी कहो या शीर्ष कहो, सब कहते हैं उसको। ठीक है, या पिक बोल दो, सबसे ऊपरी हिस्सा। तो ऊपर क्या होता है? छोटा होता है साइज, और नीचे चौड़ाई ज्यादा होता है। ये पर्वत के कैटेगरी में आता है। क्लियर हो गया? पर्वत का कैटेगरी समझ में आएगा। देखो 2 क्राइटेरिया कम से कम। पहला क्राइटेरिया कि वो 600 मीटर यानी 600 मीटर से ऊपर होना चाहिए हाइट उसका। ठीक है, ये हाइट कहाँ से नापते हैं? समुद्र के तल से। ठीक है, समुद्र का जो तल होता है, सी लेवल, वहां से हाइट नापते हैं। तो 600 मीटर से ऊंचाई होना चाहिए ज़्यादा, और शीर्ष उसका छोटा होना चाहिए, और बेस चौड़ा होना चाहिए, आधार। तो उसको क्या कहते हैं हम? कि वो पर्वत है, माउंटेन है। क्लियर है? माउंटेन ऐसे कई तरीके के होते हैं। ठीक है, माउंटेन ऐसे कई तरीके के होते हैं। हम लोग यहाँ पर 3 तरीका समझने वाले हैं। ठीक है, माउंटेन का 3 तरीका समझने वाले हैं। वो तीनों तरीका अब यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहले पर्वत। ठीक है,
तो पर्वत में तीन तरीका होता है, मतलब तीन तरीके के पर्वत होते हैं। एक होता है वलित पर्वत, ठीक है, वलित पर्वत। एक होता है भ्रंशोत्थ पर्वत, और एक होता है ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। तो तीन तरीके के पर्वत होते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोल्ड माउंटेन, भ्रंशोत्थ पर्वत को कह सकते हैं फॉल्ट माउंटेन, और इसको वोल्केनो माउंटेन कहते हैं, ठीक है। वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। देखिए इसमें माउंटेन ऐड किए हैं, इन सब में माउंटेन ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि आप समझ लो बस, ठीक है। तो फॉल्ट माउंटेन, वोल्केनो माउंटेन और फोल्ड माउंटेन, तीन तरीके के माउंटेन होते हैं, पर्वत होते हैं। ये तीनों पर्वत को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो पर्वत को समझाने से पहले एक चीज आपको और समझा दे, पहाड़ी क्या होता है, ठीक है। पहाड़ी, हिल, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिल कहते हैं, ठीक है। देखो अभी जो हमने बताया है, तो पहाड़ी का जो हाइट होता है वो आसपास की भूमि से ऊंचा तो होता है, लेकिन वो 600 मीटर से ऊंचा नहीं होता। 600 मीटर उसका लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है, उसको पहाड़ी कहते हैं। देखो आसपास की भूमि से, ध्यान से समझो, आसपास की भूमि से, आसपास का जो जमीन है उससे 100 मीटर से ऊपर और 600 मीटर से मतलब आप कह सकते हैं 100 मीटर क्या, 50 मीटर से आप ऊपर मान सकते हैं, या फिर 150 मीटर से आप ऊपर मानो, ठीक है। 150 मीटर से ऊपर और 600 मीटर से नीचे होना चाहिए, वो पहाड़ी के क्राइटेरिया में आएगा। और इसका भी आधार चौड़ा होता है, और जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, शीर्ष होता है, वो छोटा होता है, क्लियर। तो ये पहाड़ी में आता है। समझ के बाद ध्यान समझो, पहाड़ी किसको कहेंगे, जो 100-150 मीटर से ऊपर हाइट हो उसका, और 600 मीटर से कम हाइट हो, क्लियर। 600 मीटर से कम होना चाहिए, 100 मीटर से ऊपर होना चाहिए, और उसका जो शीर्ष होता है, ऊंचाई, जो सबसे पीक होता है उसका ऊंचा वाला भाग, वो छोटा होगा और उसका आधार चौड़ा होगा, क्लियर। और 600 मीटर से जैसे ही ऊपर जाएंगे हम और आधार चौड़ा होगा और शीर्ष छोटा होगा और 600 मीटर से ऊंचा होगा, उसको पर्वत कहते हैं, क्लियर हो गया। पर्वत तीन तरीके के होते हैं, वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, क्लियर। देखो वलित पर्वत क्या होता है, वलन की तरह होता है, ठीक है। अब देखो इन सारे पर्वत को हम फिगर और क्राइटेरिया के मदद से समझ लेते हैं। देखो ये है वलित पर्वत, ये जो आपको फिगर में दिख रहा है, ध्यान से देखो, ये जो आपको फिगर यहां पर ऐसे दिख रहा है, इस तरीके से देख सकते हैं आप। आधार देखो कितना चौड़ा है, देखो आधार कितना चौड़ा है, इतना चौड़ा आधार है इसका, ठीक है। और देखो सबसे पीक कितना छोटा है, देख सकते हो, पीक यानी कि सबसे ऊपरी हिस्सा कितना छोटा है और आधार इतना चौड़ा है। तो ये क्या है, ये क्या है, वलित पर्वत है, क्लियर। इसको फोल्ड माउंटेन कहते हैं। देखो इस तरीके से होता है फोल्ड माउंटेन, इस तरीके से, ठीक है। ऊपरी हिस्सा छोटा होगा, आधार देखो कितना चौड़ा है, ऊपरी हिस्सा छोटा होता है, क्लियर हो गया बात, कहानी खत्म। देखो वलित पर्वत के कुछ उदाहरण यदि आपको हम बता दें तो आप यहां पर लिख सकते हो। देखो वलित पर्वत जैसे कि हमारा जो हिमालय है, ठीक है, भारत का जो हिमालय है, तो हिमालय है वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। हिमालय है, आल्प्स आप कह सकते हो जो यूरोप महादेश में है, फिर आप एंडीज कह सकते हो, एंडीज, ये पर्वत श्रृंखला में वैसे आ जाता है। देखो पर्वत श्रृंखला आप समझते हो, देखो एक चीज पहले यहां समझ लेते हैं। देखो यहां पर पर्वत श्रृंखला, देखो पर्वत श्रृंखला क्या होता है, सीरीज की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं,
सीरीज की, यानी कि एक लाइन में होता है, एक रेखा में होते हैं, उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। कैसे? तो देखो भाई, ये ऐसे जाएगा, देखो ये बीच में टूटा नहीं है, देखो एक लाइन में ऐसे जा रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में ऐसे गायब है और यहीं तक स्टॉप है इसका और फिर दूसरा पर्वत यहाँ से स्टार्ट है, ऐसा नहीं होता। ये लाइन में होता है, ठीक है, ये लाइन में होता है, बीच में टूटा फूटा नहीं होगा, एक रेखा बनेगा, एक लाइन बनेगा, इसको श्रृंखला कहते हैं। एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है ना, ये दक्षिण अमेरिका महादेश में है, दक्षिण अमेरिका महादेश में एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और इसका जो आप समझ सकते हो, अच्छा इसका फिगर दिखा दे क्या आपको? एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, आपको हम एंडीज पर्वत श्रृंखला का फिगर दिखा देते हैं थोड़ा सा। देखो ये पूरा पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पर आपको ये वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, देखो ये दिख रहा है, यहां से लेकर के ऐसे, ये देख सकते हैं, ये साउथ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका महादेश है, इसमें कई सारे देश हैं, लगभग 18 देश आते हैं इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं ये ब्राजील है, ये वेनेजुएला साइड में है, कोलंबिया होगा शायद, तो आप इक्वाडोर है, तो ये सारे जो है ना आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये चिली है, चिली एक देश है यहाँ पर पतले, और ऐसे देखो ये जितना भी रेड हम दिखाए ना यहाँ पर, ये एंडीज पर्वत है। और ये देख रहे हैं एकदम लाइन में चल रहा है, रेखा में, ये बीच में टूटा फूटा नहीं है, बीच में कहीं ऐसे टूटा हुआ नहीं है, लाइन में है। ये दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला आप कह सकते हो, बड़ा भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप समझ सकते हो ये कितना बड़ा है। चलो, तो ये चीज तो आपने मतलब समझ लिया है। चलो एक चीज समझ में आ गया आपको। दूसरा आपको यहां पर भी दिखा देते हैं, इस लाइन से भी आपको यहां पर आप देख सकते हो, देखो बस इतना ही, देखो देखो ये देखो, यहाँ वेनेजुएला है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, ब्राजील है, बोलिविया है, ये सारे देश हैं। और यहाँ से देखो ये जितना भी आपको ये यहाँ तक दिख रहा है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये जानते हैं? यही एंडीज पर्वत श्रृंखला है, एंडीज, ध्यान रखना है, एंडीज है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला है, साउथ अमेरिका महादेश में। क्लियर? इधर देखो ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर है और इधर साउथ पैसिफिक महासागर है, ठीक है, यानी प्रशांत महासागर है, और कुछ नहीं आप कह सकते हो। चलो, तो ये आपने देख लिया। अब थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं कि ये पर्वत का थोड़ा सा फिगर भी आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ से इस फिगर को भी देख सकते हो। देखो ये जो पर्वत आपको दिख रहा है ना, ये जो पर्वत दिख रहा है, यही पर्वत एंडीज पर्वत श्रृंखला का कुछ भाग आपको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं, गूगल से डाउनलोड किया हुआ है और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो भाई, तो ये सारा चीज क्लियर हो गया। चलो भाई, ये सारा जब चीज क्लियर हो गया है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इसको जरा हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि ये पूरा गिजबिज हो गया है ना। चलो, ये सारा चीज मिट गया है, इसको यहाँ फिर से सेट कर देते हैं। ये फिर से सेट हो गया। अब फिर से हम लोग आगे बात करते हैं। तो अभी आपको हमने दिखाया कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कैसा है, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो पर्वत श्रृंखला आपको समझ में आ गया। पर्वत श्रृंखला, ठीक है, माउंटेन रेंज इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, माउंटेन रेंज। क्लियर हो गया। चलो, ये तो हो गया। वलित पर्वत के हम कुछ उदाहरण बता रहे थे, एग्जाम्पल बता रहे थे, किसका, वलित पर्वत का, फोल्ड माउंटेन का। तो ये तो हिमालय आल्प्स वगैरह ये सब तो हो ही गया, ठीक है। ये एक एशिया महादेश में है, एक यूरोप में है, एक दक्षिण अमेरिका में है, ये चीज हो गया।
दुनिया का सबसे पुराना अगर वलित पर्वत की बात करें हम, तो वो भारत का अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत है दुनिया का यानी विश्व का सबसे पुराना अरावली पर्वत। इसको हटा, अरावली पर्वत। ठीक है, दुनिया, अब ध्यान से समझना, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत अरावली पर्वत है। और भी कोई चीज़ें बता देते हैं, जैसे कि कुछ और वलित पर्वत के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अपलेशियन है। ठीक है, अपलेशियन पर्वत, ये नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका। अपलेशियन पर्वत नाम है इसका, नॉर्थ अमेरिका का। ये गोल टाइप का है, ऐसे है, गोल बना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से, तो मतलब इस तरीके से है। दूसरा एक और आपको अगर हम बता दें तो आप देख सकते हैं, ये अपलेशियन तो हो गया। हाँ, यूराल पर्वत आप देख सकते हो, यूराल पर्वत। तो यूराल जो पर्वत है ये यूरोप और एशिया को अलग करता है, इसलिए यूराल पर्वत, ये यूराल पर्वत भी आपको जो है ना गोलाकार आकार का मिलेगा, इस तरीके से ऐसे मिलेगा। ठीक है, ऐसे। ओह, एक मिनट, सॉरी, इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा इसमें टच होता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। चलो, तो यूराल पर्वत समय, ये सारे वलित पर्वत के उदाहरण है। जितने भी पर्वत के नाम हमने बताया ना, ये सारे वलित पर्वत के उदाहरण है। यदि आपने मेजर ये जो हमने बताया था कुछ परिमंडल के बारे में, जिसमें हमने बात किया था कि कहाँ कहाँ पर कौन सा पर्वत है, उसका फिगर भी हमने दिखाया था पूरे वर्ल्ड मैप के थ्रू। तो आप शायद पिछला क्लास यदि किए होंगे तो आपको सारा चीज़ क्लियर ही होगा, ये सारा पर्वत का नाम आपको पहले से पता होगा। ठीक है, और नहीं किए तो हमारा अनुरोध है कि आप जरूर कर ले वो क्लास। ठीक है, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा क्लास 6 जियोग्राफी, वहाँ से आप जा करके पढ़ सकते हो। चलो, तो ये तो वलित पर्वत है। वलित पर्वत किसे कहते हैं समझ में आ गया? वलित पर्वत किसे कहते हैं समझ में आ गया? वलित पर्वत उसे कहते हैं जिसका जो शीर्ष होता है वो कोन के आकार का होता है, कोन जैसा होता है, और आधार चौड़ा होता है। तो आप देख सकते हैं वलित पर्वत कोन जैसा बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? कोन जैसा, ऐसे, इस तरीके से जो बना होता है ना, इसको कहते हैं वलित पर्वत। क्लियर? चलो, दूसरा जो पर्वत है वो है फॉल्ट पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत इसको कहते हैं। इसका नाम क्या है? भ्रंशोत्थ पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत यानी फॉल्ट माउंटेन इसको कहते हैं। देखो भाई, फॉल्ट माउंटेन क्या होता है? सिंपल चीज़, आप देखो फिगर से वैसे समझ लो डायरेक्टली। देखो, जब पृथ्वी के अंदर बाहर कुछ ऐसे हलचल होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का कुछ हिस्सा ऊपर उठ जाता है, ऊर्ध्वाधर हिस्सा जो है ना वो खसक जाता है, और कुछ हिस्सा जो है धंस जाता है। तो आप इस तरीके के आप देख सकते हैं। ये देखो, आपको कुछ उठा हुआ भाग आपको यहाँ पर नजर आएगा, और कुछ यहाँ पर धंसा हुआ भाग आपको नजर आएगा। ठीक है, कुछ उठा हुआ भाग नजर आ रहा है, कुछ धंसा हुआ भाग नजर आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, कुछ उठा हुआ भाग है, कुछ धंसा हुआ भाग है। इसी को भ्रंशोत्थ पर्वत कहते हैं। इसी तरीके के होते हैं, लेकिन इसका भी क्या होता है? आधार चौड़ा होता है, और जो ऊंचाई होते है, जो सबसे शीर्ष होता है, सबसे ऊंचा भाग, वो छोटा होता है। ठीक है, इसमें जो ऊपरी भाग होता है, ऊपरी वाला जो उठा हुआ भाग होता है उसको उत्खंड कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्खंड कहते हैं। और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है इसको ग्राबेन कहते हैं। वैसे द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में ग्राबेन कहते हैं इसको, द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है ना उसको उत्खंड कहते हैं, और जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है उसको द्रोणिका भ्रंश कहते हैं। ये भ्रंशोत्थ पर्वत है। ठीक है, और इस पर ये पर्वत का डिजाइन आपको इमेज जरूर दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। इसको अंग्रेजी में उत्खंड को होस्ट कहते हैं, और इसको ग्राबेन कहते हैं। सिंपल है। ठीक है, भ्रंशोत्थ पर्वत का यदि आपको उदाहरण कुछ बता दे तो आप देख सकते हैं, यूरोप में जो राइन घाटी का नाम आपने सुना होगा कभी, राइन घाटी।
ठीक है, आपको एक काम देते हैं, आप इसको जो है ना जरा गूगल पर सर्च करना है, राइन घाटी कहाँ पर है। तो राइन घाटी जो है वो बृहस्पति पर्वत का ही उदाहरण है, आपको देखने को मिलेगा। इसी पर्वत से वो राइन घाटी का निर्माण हुआ है। तो राइन घाटी आप देख सकते हैं, वोसजेस देख सकते हैं, वोसजेस। तो वोसजेस पर्वत जो है वो है, ये सारे पर्वत बृहस्पति पर्वत के उदाहरण हैं। आप जो है इन पर्वतों को लोकेशन के साथ आप इसका फिगर जरूर देखिएगा गूगल पर सर्च करके, ठीक है। जो भी पर्वत का नाम यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ना, मतलब लिख रहे हैं, तो वो आप पर्वत जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो आपके पास गूगल या फिर होगा ही गूगल, तो बेसिक सा चीज़ है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। एक इमेज क्रिएट होगा आपके अंदर, और कुछ नहीं है। चलो, तो ये 2 पर्वत हो गया। तीसरा जो पर्वत है वो वोल्केनो पर्वत है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, वोल्केनो माउंटेन, ठीक है। ये इस तरीके के होते हैं, ऐसे होते हैं, और यहाँ ये होता है इस तरीके से, ठीक है। ये वोल्केनो होता है। इसका भी आप आधार देखो, पर्वत है ना, तो आधार देखो कितना चौड़ा है, नीचे का हिस्सा देखो कितना चौड़ा है, और ऊपरी हिस्सा देखो कितना छोटा है, ठीक है। तो ये वोल्केनो माउंटेन है, ज्वालामुखी पर्वत है। देखो ये कैसे निर्मित होता है, अंदर से कैसे निकलता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से है, मैग्मा बिल्ड अप हेयर अंडर, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रेशर की वजह से जो है ना, इनोरमस प्रेशर की वजह से जो है बाहर निकलता है मैग्मा, और वही मैग्मा लावा का निर्माण कर देता है। देखो यहाँ लावा बॉम्ब्स लिखा हुआ है, लावा बॉम्ब्स इधर भी है। तो ये मैग्मा अंदर से ऐसे निकलता है, ध्यान से देखो, मैग्मा इधर से ऐसे निकलता है और ऐसे जाते हुए पर्वत का निर्माण कर देता है। तो आप देख सकते हैं ऐसे करके, ऐसे ये सब पर्वत का निर्माण कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये पर्वत है और ये मैग्मा की वजह से होता है। देखो जो पृथ्वी के अंदर का जो आग होता है ना, उसको मैग्मा कहा जाता है, और वही मैग्मा जब पृथ्वी के सतह पर आ जाता है तो उसको लावा कहा जाता है, ठीक है। इसी की वजह से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें जो काली मिट्टी निर्मित होता है, यानी कि लावा से जो मिट्टी बनता है, तो लावा का पठार भी तो निर्मित होगा, पर्वत ही थोड़ी होगा ऐसा। तो जब काली मिट्टी का निर्माण होता है, ये बहुत उपजाऊ भूमि होता है, ठीक है। इसमें खेती बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज़ को आप मतलब यहाँ पर रोक दो, उपजाऊ होगा बहुत ज़्यादा। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे ही आपको हम बता देते हैं, जैसे कि तो कुछ चीज़ें जैसे कि क्या बता दें, देखिए हम ये कहना चाहते हैं, इसका भी कुछ उदाहरण आपको बताते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल लिखते हैं। सबसे पहले आपने अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो का नाम सुने हैं? अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो है भाई, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है ये, ठीक है। ये एक पर्वत का ये पर्वत आप देख लीजिएगा गूगल पर सर्च करके, अफ्रीका में है ये। कहाँ पर है? अफ्रीका में है, तो माउंट किलिमंजारो। दूसरा एक और हम आपको बता सकते हैं, एक होता है फ्यूजियामा, का नाम आपने सुना है? फ्यूजियामा, ठीक है। ये जापान में है। कहाँ पर है? जापान, ठीक है। तो फ्यूजियामा जो जापान में है, और माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में, ये ज्वालामुखी के एक उदाहरण हैं, ठीक है। ज्वालामुखी जो पर्वत का निर्माण होता है ना, ये ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होता है, मैग्मा की वजह से होता है, जो अंदरूनी हलचल होते हैं उसकी वजह से निर्मित होता है, ठीक है। तो वही मैग्मा जो लिक्विड के फॉर्म में होता है वो गर्म होता है, बाहर आकर के ठंडा हो जाता है, तो पर्वत का निर्माण करता है, पर्वत पठार वगैरह का निर्माण कर देता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। पर्वत क्या होता है, क्लियर हो गया। देखो पर्वत 3 तरीके के हमने बताया था, ध्यान से समझो। पर्वत हमने 3 तरीके के बताया। सबसे पहले पर्वत तो बताया जिसका आधार चौड़ा होता है, और जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वो छोटा होता है, वो पर्वत होता है। पर्वत 3 तरीके के हैं। वलित पर्वत आप यहाँ पर देख सकते हैं, दूसरा बृहस्पति पर्वत आप यहाँ पर देख सकते हैं, और तीसरा ज्वालामुखी पर्वत जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं उसको,
ठीक है। अब जो अगला चीज हमारा आएगा वो क्या आएगा, अगला चीज जो आएगा, ये पर्वत तो हमारा क्लियर हो गया है भाई, ठीक है। दूसरा जो है वो है पठार यानी कि प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो पठार जो होता है वो, इसका भी हाइट जो होता है वो लगभग कुछ 100 मीटर से लेकर के हजारों मीटर तक इसका हाइट होता है, 100 मीटर से ऊपर और हजारों मीटर तक इसका हाइट होता है पठार का। तो क्या पर्वत नहीं होगा, क्या होगा। देखो जैसे कुछ एक उदाहरण बता देते हैं आपको पर्वत का, जैसे कि देखो जो भी है यहीं पर बताते हैं पर्वत का एक उदाहरण। जैसे हमारा जो हिमालय पर्वत है उसका हाइट कितना है, हिमालय पर्वत का हाइट कितना है, 8,848 मीटर का हाइट है हिमालय पर्वत का। एक और पर्वत है जानते हैं क्या, मोनाक पर्वत है, ये जानते हैं कहाँ पर है, ये हवाई द्वीप पर है। कहाँ पर है, हवाई द्वीप पर है। जो हवाई द्वीप, इसका हाइट जानते हैं ये कहाँ पर है, जानते हैं, समुद्र के अंदर है ये पर्वत। ये पर्वत कहाँ है, समुद्र के अंदर है, सतह के ऊपर नहीं, समुद्र के अंदर है। और ये पर्वत हवाई द्वीप पर है, प्रशांत महासागर के पास। और इसका हाइट की यदि बात करें तो 10,025 मीटर का हाइट है इसका, 10,025 मीटर का हाइट है। तो आप देख सकते हैं हिमालय से भी बड़ा है, समुद्र के अंदर का जो पर्वत है वो मोनाक पर्वत इसका नाम है। क्लियर हो गया। चलो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको हमको बताना था। पठार के बारे में बात करते हैं। देखिए पठार क्या होता है कि नीचे से आधार तो उसका चौड़ा होता ही है, ऊपरी जो हिस्सा होता है ना वो छोटा नहीं होता, जो शीर्ष होता है उसका वो छोटा नहीं होता, वो सपाट होता है। जैसे टेबल देखे ना, मेज, उसका देखते हैं पूरा टेबल सपाट होता है, उसी तरीके से होता है एकदम सपाट, ठीक है। तो पठार का ये कहानी है। और पठार कुछ 100 मीटर से लेकर के कुछ 1000 मीटर तक भी हो सकता है। देखिए पठार का सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, पहला क्राइटेरिया कुछ 100 मीटर से लेकर के 100 मीटर से कई हजारों मीटर तक होता है। क्या होता है, हाइट होता है। क्या होता है, हाइट, ऊंचाई। चलो भाई हाइट तो ये हो गया। दूसरा इसका जो है ये बेस जो इसका होता है, बेस चौड़ा होता है और शीर्ष जो ऊपरी हिस्से होता है, शीर्ष यानी पीक जो ऊपरी हिस्से होता है वो क्या होता है, सपाट होता है, मेज की भांति, टेबल की भांति। टेबल समझते हैं ना, टेबल या मेज, उसके जैसा एकदम सपाट होता है पठार, तो इसको पठार कहते हैं। पठार का यदि कुछ एग्जांपल आपको हम बता दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको पठार का कुछ इमेज आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये है पठार, आप देख सकते हैं इसका जो ये वाला हिस्सा है, सबसे ऊपरी वाला हिस्सा देख रहे हैं कितना सपाट है, एकदम लग रहा है क्रिकेट का मैदान है यहाँ पर। क्रिकेट का क्यों, फुटबॉल का नहीं हो सकता क्या, कुछ भी का बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन आप देख सकते हो कितना सपाट है। और इसका जो ढाल होता है ना, ढाल, वो खड़ा ढाल होता है। एक चीज़ और क्राइटेरिया में ये भी ऐड कर लेना आप, इसका जो ढाल होता है वो क्या होता है, खड़ा होता है। इसका ढाल खड़ा होता है, ठीक है। तो खड़ा ढाल होता है, खड़ा ढाल है और ये सपाट होता है। सबसे ऊपरी हिस्सा ये है पठार। ये पठार आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। चलो भाई, तो पठार का क्या उपयोगिता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई, पठार से क्या लाभ है इसको हम पहले बाद में देखेंगे। पहले कुछ ऐसे पठारों के नाम आपको बता देते हैं, कुछ एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप यहाँ पर लिख देते हैं, आप यहाँ पर उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो पहला कोई पठार का नाम आपको बताते हैं। जैसे कि भारत का पठार भी पुराने होते हैं ना, ऐसे थोड़ी है कि इसे पर्वत ही पुराना हो सकता है, जैसे अरावली का पर्वत था, वैसा नहीं है। पठार भी बहुत पुराने होते हैं। तो एक पठार आपको बताते हैं जो भारत में है,
उसका नाम है दक्कन का पठार। नाम आपने सुना होगा, दक्कन पठार, ठीक है। डेक्कन प्लेट्यू का नाम आपने सुना होगा, ये भारत में है। तो एक तो ये हो गया पठार, और भी पठार आप देख सकते हैं। कुछ कुछ पठार का नाम आपको कैसे हम बताएं। अफ्रीका का, तो अफ्रीका में किसका किसका बताएं। देखो केन्या का नाम आपने सुना है, देखो ये तो भारत में है भाई, केन्या का नाम आपने सुना होगा। तंजानिया का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, तंजानिया का। युगांडा का नाम आपने सुना होगा, युगांडा शायद नहीं भी सुने होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सुना तो होगा, जो भी है। तो इन देशों में जो पठार, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि पूर्वी पठार जो है ये तीनों देशों से होकर गुजर रहा है ना। पूर्वी अफ्रीका, अफ्रीकी पठार, तो ये है पूर्वी अफ्रीका पठार। पश्चिमी अफ्रीका पठार में आप देख सकते हो, पश्चिम साइड में भी पश्चिमी का अफ्रीका पठार आप देख सकते हो। तो पूर्वी में भी अफ्रीका में पठार है, पश्चिमी साइड में भी अफ्रीका में पठार है। कई सारे जगहों पर पठार आपको देखने को मिलेगा, ऐसा बात नहीं है। पठारों में कई सारे जो है ना, पठार से हमारा लाभ भी होता है। और लाभ की यदि हम बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हो जैसे कि पठार से हमको बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पठारों में खनिजों का जो है, खनिजों का प्रचुरता होता है। यानी खनिज को अंग्रेजी में मिनरल्स कहते हैं, ठीक है। तो खनिजों की प्रचुरता बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है खनिज। अब खनिज से क्या होता है, देखो खनिज होता क्या है। सबसे पहले देखो लोहा है, मैग्नीज है, या फिर कोयला है, सोना है, हीरा है, ये सब क्या है, खनिज ही तो है ना। तो देखो अफ्रीका का जो पठार है वो सोना और हीरे के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो खनन वाला काम होता है वो पठारी इलाका में ही होता है। खनन कहने का मतलब जो खुदाई वाला काम होता है, जहाँ से बहुरत्न निकाली जाती है। तो अफ्रीका का जो पठार है उसमें आप कह सकते हो कि सोना और हीरा के लिए प्रसिद्ध है, खनन के लिए प्रसिद्ध है अफ्रीका का पठार, सोना और हीरा के लिए। तो ये भी आपको हम यहाँ पर मतलब लिख ही देते हैं ताकि छूटे ही क्यों। देखो सोना, एक मिनट सर, पूरा ऐसे कर देते हैं, हटा, ये हो गया। अब इस पर कलर कर देते हैं। देखिए तो पहला चीज सोना, सोना आपको देखने को मिलेगा। फिर दूसरा हीरा, हीरा भी आप कह सकते हो। तो ये सब अफ्रीका के पठार में मिल जाएगा आपको, सोना, हीरा। फिर आपको यदि भारत में देखना है छोटा नागपुर के पठार में, तो आपको मिल जाएगा, जानते हैं क्या, बहुत ज़्यादा भंडार है, लोहा का है, लोहा, कोयला। फिर आप कह सकते हो कि मैग्नीज का भी आप कह सकते हो, मैग्नीज। ये सब कहाँ पर है, इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में है हमारे पास। ये कहाँ पर है, छोटा नागपुर के पठार में। कहाँ पर, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ मिलेगा। अफ्रीकी पठार में सोना और हीरा मिलेगा, उसके लिए प्रसिद्ध है। देखो खनिज तो मिलता ही है पठार में, ये तो फिक्स है। हमारे लिए कई सारे पोषक तत्व भी यहाँ पर देखने को मिलता है। पोषक तत्व क्या, खनिज हैं तो पोषक तत्व वैसे इसमें भी मिलते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आप समझ सकते हो।
और भी कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे पर्यटन स्थल है, रमणीय स्थल है, यहाँ घूमने लोग जाते हैं। कई सारे वाटरफॉल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका ढाल जो है वो खड़ा है, तो इस पर से जो नदियाँ बह के गिरती है वो एक वाटरफॉल का निर्माण करती है। वो क्या करती है? एक वाटरफॉल का निर्माण करती है। इसको हिंदी में जलप्रपात कहते हैं, जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है। छोटा नागपुर के पठार में जो स्वर्ण रेखा नदी है, यहाँ पर एक नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है। स्वर्ण रेखा नदी का नाम आपने सुना होगा। स्वर्ण रेखा नदी जो छोटा नागपुर के पठार से जो नीचे गिरता है तो एक जलप्रपात का निर्माण करता है, एक वाटरफॉल का निर्माण करता है, जिसका नाम है, उसका नाम आपको बताते हैं, उसका नाम है हुंडरू जलप्रपात। क्या नाम है? हुंडरू। ये कौन सा इस पर लाइट चलेगा? हुंडरू जलप्रपात। ठीक है। तो हुंडरू जलप्रपात एक है जो छोटा नागपुर के पठार पर स्वर्ण रेखा नदी के सहारे जो गिरता है तो वो एक वाटरफॉल का निर्माण करते हैं। वो उस वाटरफॉल का नाम है हुंडरू जलप्रपात। कर्नाटक में एक वाटरफॉल का नाम आप जानते होंगे, प्रसिद्ध है इसलिए हम बता रहे हैं और कुछ नहीं है बात। तो एक कर्नाटक में है जिसका नाम है जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात ये कहाँ है? कर्नाटक में है। तो ऐसे कई सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा ये सारा चीज़। ठीक है। ये पूरा ख़त्म हो गया कहानी। तो पता नहीं क्यों ये बैकलाइट ऑफ हो जाता है कुछ देर के बाद, तो ये आज तक समझ में नहीं आया, इसके लिए सॉरी। तो आप तो वैसे भी रिकॉर्डेड है तो आप उसको देख ही सकते हैं, पीछे बैक करके आप देख सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें अभी हमने बताया कि पठार क्या होता है, खड़ा ढाल होता है, सपाट ऊपरी वाला हिस्सा होता है, और कई सारे पठार का नाम आपको यहाँ पर हमने बता दिया है। ठीक है। एक चीज और आपको यहां पर हम बता देंगे कि देखिए, जैसे पर्वत में क्या होता है कि हमको कई सारे चीजें मिलती है, पर्वत से हमको कई सारे लाभ होते हैं। तो लाभ क्या क्या होते हैं? तो लाभ, पहला लाभ जो होता है वो पर्वतीय इलाका में, वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, पर्वतीय इलाका में जो पहला लाभ होता है वो होता है कि हमको पर्वत वाले इलाके से जड़ी बूटी मिल जाता है, पेड़ पौधे की लकड़ियाँ मिल जाती है, गोंद मिल जाता है, ईंधन का सामान मिल जाता है, चारा वाला सामान मिल जाता है, मतलब चारागाह वाला, ये सारी चीज़ें हमको मिल जाते हैं। पर्वतीय इलाका में वेदिकाएं के जैसा, सीढ़ी के जैसा हम खेती करते हैं। वहाँ पर रमणीय स्थल है, पर्वतीय इलाका में घूमने भी जाते हैं हम लोग। ठीक है। ताकि वहाँ से पर्यटक से कुछ इनकम भी हो जाता है, आर्थिक जनरेटर होता है वो एक तरह से, मतलब आर्थिक रूप से हमको फायदे भी पहुँचाते हैं। तो पर्वतीय इलाका भी रमणीय स्थल होते हैं, क्लियर, यानी घूमने वाले स्थल होते हैं। वहाँ पर कई तरीके के गेम खेले जाते हैं। पैराग्लाइडिंग का नाम आपने सुना होगा, जो अजीब अजीब सा गेम होता है। एक आपने ये गेम देखा होगा, ठीक है, जो ऐसे बर्फ पर ऐसे ऐसे करके रेस लगाया जाता है। तो कई सारे तरीके के गेम है। तो ये एक पर्वत का होने का बड़ा फायदा है। पर्वत का और भी फायदा है। आप पर्वत के फायदे के बारे में बात करें तो पर्वत के फायदा और भी है, जैसे कि पर्वत जो है कई सारी नदियों का स्रोत होता है जो हमारे लिए शुद्ध जल प्रवाहित करता है। तो कई सारे नदी वहाँ से निकलते हैं, बर्फ की नदियाँ होते हैं, हिमानी वहाँ से निकलते हैं। तो पर्वतीय इलाका जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। क्लियर? चलो, तो पर्वतीय इलाका में तो बहुत सारी चीज़ें। पठारी इलाका यदि कैसे फायदेमंद है, तो पठारी इलाका में बहुत सारे खनिज होते हैं जो हमारे भौतिक सुख को जो है ना डेवलप करता है, ऐसे हम कह सकते हैं। क्योंकि देखो कई सारे इक्विपमेंट हम लोग बनाते हैं सोना हीरा वगैरह का उपयोग करके, या फिर लोहा का उपयोग करके, मैग्नीज का उपयोग करके, या फिर कोयला से हम लोग ईंधन प्राप्त करते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें जो है हम पठारी इलाका से प्राप्त करते हैं। पठारी इलाका भी रमणीय स्थल होते हैं, घूमने वाले स्थल होते हैं, अच्छे दृश्य होते हैं, यहाँ वाटरफॉल होते हैं, लोग घूमने जाते हैं, यहाँ से भी हम पैसा जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जो सरकार के कंट्रोल में होता है जनरली, और कुछ नहीं। तो देश हमारा तो ग्रोथ करेगा ना। चलो, तो पर्वत और पठार दो चीज़ों के बड़े फायदे हैं और होने भी चाहिए। नुकसान भी होते हैं लेकिन फायदे भी बहुत हैं।
अब हम मैदानी इलाके की बात करते हैं, फील्ड की बात करते हैं। तो फील्ड में देखो कुछ है नहीं, फील्ड में आप यहाँ पर वैसे फील्ड तो ये है नहीं, कुछ और ही दिख रहा है। चलो ये तो फील्ड पर काम करते हुए लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। तो देखो यहीं से समझ लेते हैं। देखो फील्ड का मतलब क्या है, जो समतल भूमि होता है लगभग। फील्ड में हम ये कर सकते हैं, पहले कुछ आपको एक दो चीज़ आपको बता देते हैं, उसके बाद जो है आप यहाँ से वो चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम फील्ड की बात करें तो देखिए फील्ड में मैदान की यदि हम बात करते हैं तो देखिए मैदान जो है फील्ड, वो इसका जो हाइट होता है, इसका क्राइटेरिया यदि आप बता दें तो एक तो एक समतल भूमि जैसा होता है, समतल भूमि होता है। और ऐसा तो नहीं है कि कई जगह समतल होगा तो कई जगह नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी तो होता है। तो इसका अगर हाइट की बात करें तो ये 200 मीटर से ऊंचा नहीं होता, 200 मीटर से ऊंचा इसका हाइट नहीं होता। अगर 200 मीटर से ऊंचा हाइट है तो उसको हम मैदान नहीं कहेंगे, वो पहाड़ी में या पठारी इलाका में गिनती उसको किया जाएगा। ठीक है, पठार का देखो, पठार का यदि नाम लिए अभी तो एक पठार का बात आपको बता देते हैं जो छूट रहा था हमारे से, वो पठार का नाम आपको यहाँ पर हम बता देते हैं। देखो वो पठार है तिब्बत का पठार, तिब्बत का पठार आपने नाम सुना होगा, जिसको रूप ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, यानी कि पामेर का पठार भी उसको कहते हैं, कई बार दुनिया का छत कहते हैं इसको। इसके हाइट की यदि बात करें तो ये 4000 मीटर से लेकर के 4000 मीटर से लेकर 6000 मीटर तक इसका हाइट होता है। ठीक है, तिब्बत का पठार का, ठीक है, ये तिब्बत में है और इसको रूप ऑफ द वर्ल्ड का संज्ञा दिया गया है। क्लियर, यानी दुनिया का छत इसको कहा गया है। चलो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको देना चाहिए। और मैदान के बारे में बात करें तो देखिए मैदान दो तरीके से बनते हैं। वैसे देखो मैदान का निर्माण कैसे होता है, एक तो अपर्दन और निक्षेपण की वजह से मैदान का निर्माण होता है। कोई नदी जो है तेज बहाव की वजह से, हवा तेज बहाव की वजह से क्या करते हैं, कहीं से कोई सामान उठाता है और दूसरी जगह ले जा करके रखते जाता है और बहुत टाइम के बाद जो है वो मैदान का निर्माण हो जाता है। आप देखेंगे कि नदी के घाटी में, घाटी समझ रहे हैं ना, वैली की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक मिनट, देखो घाटी, इसको अंग्रेजी में वैली कहते हैं। देखो वैली नदी घाटी क्या होता है कि जैसे देखो अब ये नदी है, ठीक है, तो देखो ये वाला जो इलाका बन रहा है ना, ये वाला इलाका, ये सब इलाका क्या है, ये सब घाटी का। अभी हम कैसे हम दिखाएं, इसका फिगर कैसे बनाएं, एक मिनट आप यदि आप रुको तो आपको हम घाटी दिखा सकते हैं फिगर में, रुक जाओ। देखो अब थोड़ा सा आपने इंतजार कर ही लिया है तो आपको ये फिगर भी दिखा देते हैं। देखो भाई ये सब जो आपको दिखाने वाला है ना, यही सब घाटी होता है। तो आप ध्यान से यहाँ पर देख सकते हो, देखो ये जो फिगर आपको दिख रहा है ध्यान से आप देख लो, ये घाटी होता है। ये जो समतल भूमि नजर आ रहा है ना, यही सब घाटी होता है भाई, ठीक है। तो यही घाटी की बात कर रहे हैं हम, और कुछ है नहीं इसमें। चलो अगला एक कुछ और घाटी भी आपको दिखा देते हैं। देखो ये भी आपको, ये वाला जो इलाका दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, ये सब घाटी ही तो बना हुआ है ना, नदियों के द्वारा पर्वतीय इलाका से होते हुए आता है नदी और ये घाटी का निर्माण कर देता है, ठीक है। तो ये भी आप घाटी यहाँ पर देख सकते हो। कुछ और घाटी का आपको यहाँ पर दिखा सकते हैं जो मैदान का निर्माण कर देता है। तो कैसे फील्ड का निर्माण करता है नदी, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो इलाका आपको दिख रहा है, ये सब पूरा समतल भूमि की तरह ये सब मैदान है, और ये नदियों के द्वारा नदी के घाटी में निक्षेपित किया हुआ पत्थर या फिर बोलो तो सिल्ट वगैरह जो भी मतलब निक्षेपित किया हुआ है, बालू वाला, इस सब मिलकर के एक मैदान का निर्माण करते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं
जो आपको देखना चाहिए था वो आपने देख लिया। ठीक है, चलो भाई, तो ये मैदान का निर्माण कैसे होता है? नदियों के द्वारा, वायु के द्वारा, हिमानियों के द्वारा, तरंगों के द्वारा जो अपर्दन होता है, और वो अपर्दन किया हुआ सामान जब दूसरी जगह पर निक्षेपित हो जाता है तो मैदान का निर्माण होता है। क्लियर? और ये फील्ड का निर्माण होता है। तो फील्ड हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ना। कैसे कैसे है? तो देखिए, फील्ड रहेगा तो उस पर समतल भूमि है तो खेती ज़्यादा हम लोग कर पाएंगे, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उस पर हम लोग मकान बना सकते हैं, उस पर हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का यानी परिवहन का सुविधा डेवलप कर सकते हैं। स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य संस्थाएं यानी कि हॉस्पिटल्स वगैरह बना सकते हैं, रेलवे लाइन बना सकते हैं, कई सारे चीज़ें हम फील्ड पर कर सकते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी या जनसंख्या मैदानी इलाका में निवास करता है। ठीक है, एक चीज़ और आप क्लियर कर दो कि मैदान, चलो भाई ये आदमी के रहने के लिए तो जगह चलो ठीक है, पर्वतीय इलाका में नहीं रह सकता क्योंकि वहाँ पर जो है ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होते हैं। ठीक है, वहाँ पर समतल भूमि नहीं होता, मकान बनाने में तकलीफ होता है, परिवहन का सुविधा कमज़ोर होता है, जल का सुविधा कमज़ोर होता है, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या कम निवास करेगा। लेकिन मैदानी इलाका में जनसंख्या ज़्यादा निवास करता है। अब भारत में जो मैदानी इलाका है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से, और साउथ में चले जाओ तो कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदी की वजह से जो मैदानी इलाका का निर्माण होते हैं उसकी वजह से वहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इसलिए भारत में आप देखो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले इलाके में, या फिर उत्तराखंड, हिमाचल वगैरह, ये सब जो इलाका है, चाहे झारखंड वगैरह, इसमें जनसंख्या क्यों ज़्यादा है? बंगाल साइड में क्यों ज़्यादा मतलब जनसंख्या है? कारण है मैदानी इलाका का होना। ठीक है, वैसे ही आप चले जाओ दक्कन प्लेट्यू के आसपास तो वहाँ पर लोग कम निवास करते हैं, मैदानी इलाका नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दुनिया और भी आप देख सकते हो एशिया में, जैसे यांगत्से नदी, यांगत्से नदी के नाम आपने सुना हुआ है? देखो, यांगत्से नदी, ये जो नदी है, तो यांगत्से नदी को आप देख सकते हैं। यांगत्से नदी चीन में है। ठीक है, कहाँ है? चीन का यांगत्से नदी। यहाँ पर भी क्या है आप बता सकते हो? मैदानी इलाका है, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा निवास करता है यांगत्से नदी की वजह से, और भारत में गंगा नदी की वजह से ज़्यादातर। तो ये सारा चीज़ है, ये सारी बातें थी जो हमको आपको बताना था, जो पठार की वजह से, पर्वत की वजह से और मैदानों की वजह से जो मतलब ये सारे जो स्थल का रूप, जो लैंडफॉर्म निर्मित हुए हैं, उसके बारे में आज का हमारा चर्चा था। क्लियर हो गया? एक टॉपिक और हम समझना चाहते हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि स्थल रूप और लोग। ठीक है, तो ये टॉपिक को आपको हम समझाते हैं। पहले देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैदानी इलाका में हमने बताया था कि खेती कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर खेती कर रहे हैं। यही पर्वतीय इलाका होता तो ऐसा खेती कर पाते क्या? इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते क्या? नहीं कर पाते। इसलिए ये फिगर थोड़ा सा आपको इसलिए दिखा देते हैं ना कि आपका इमेजिनेशन, मतलब इमेज आप अच्छे तरीके से समझ पाओ, जो समझाना चाह रहे हैं वो आप देख पाओ बस। ठीक है, चलो एक चीज़ और आपको हम बताना चाह रहे हैं, जिसमें ये टॉपिक का नाम है स्थल रूप यानी लैंडफॉर्म एंड लोग। ठीक है, स्थल रूप और लोग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो स्थल रूप क्या होता है ये तो आपको समझ आ गया, पर्वत पठार वगैरह ये सब। उसमें लोग कैसे कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं, उसी के बारे में चर्चा किया रहा है, और कुछ है नहीं। तो ये सारा वैसे भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इसको फिर से समझते हैं थोड़ा सा बस 2 मिनट में। ठीक है, देखो पर्वतीय इलाका में और पठारी इलाका में चूंकि समतल भूमि नहीं होता है, इसकी वजह से वहां लोग कम मात्रा में निवास करते हैं, क्योंकि वहां पर मकान बनाने में तकलीफ है, खेती करने में तकलीफ है, पानी के सोर्स में तकलीफ है।
वहाँ पर किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको एक्सपोर्ट करने में तकलीफ है, परिवहन की सुविधा में तकलीफ है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं में तकलीफ है, कई सारी चीज़ों में तकलीफ वहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पठारी और पर्वतीय इलाका में निवास कम होता है। ठीक है, यही मैदानी इलाका में आप देखो तो निवास ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, देखो एक चीज़ आपको बताते हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं कि जैसे नदी है, ठीक है, तो नदी जब प्रवाह कर रहा है, नदी जब बह रहा है तो हम लोग कुछ भी कूड़ा कचरा उसमें डाल देते हैं, कूड़ा कचरा कहीं पर भी भूमि पर फेंक देते हैं, पेड़ों को काट देते हैं। तो आप समझ सकते हैं लैंडस्लाइडिंग होगा, नदी का दूषित होना हो जाएगा, एयर पोल्यूशन कर रहे इतना ज़्यादा, साउंड पोल्यूशन इतना ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, भूमि को खराब कर रहे हैं, उसमें कई सारे कीटनाशक का उपयोग करके उसकी उर्वरक क्षमता को खत्म कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि देखो भाई, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण का होना बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने एनवायरमेंट को, अपने पर्यावरण को तकलीफ दे रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के द्वारा कई तरीके के मुहिम चलाए जाते हैं। आप देख सकते हैं स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है वो क्या है, भारत को स्वच्छ बनाओ। और हमको कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं करता, प्रकृति एक स्पेसिफिक एरिया की चीज नहीं है। हम कहते हैं पूरी दुनिया में एक ऐसी संस्थाएं होनी चाहिए जो एनवायरनमेंट को लेकर के सख्त से सख्त जो है कार्रवाई कर सके, यानी कि एनवायरनमेंट को अच्छे से बचाने के लिए कुछ काम कर सके। इतना सारा, एक तो लोग गैर जिम्मेदार हो गए हैं, कहीं पर भी कुछ भी फेंक देते हैं, कहीं पर भी थूक देते हैं, कहीं पर भी कचरा फैला देते हैं। पिकनिक मनाने गए, जहां रमणीय स्थल घूमने जाएंगे लोग, पर्यटक जाएंगे, वहां पर जाएंगे, कचरा फैला के वहां आएंगे, साफ कौन करेगा? खुद भी तो जिम्मेदार बनिए आप। तो सारा काम सरकार पर नहीं छोड़ सकते हैं ना, हमारा भी तो कोई जिम्मेदारी होना चाहिए। जिस धरती पर रह रहे हैं, जिस माहौल में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को हम खराब करके चले जाए तो फिर हमारा आने वाला पीढ़ी किस एनवायरनमेंट में जिएगा? हम अपने ही पीढ़ी को, हम अपने ही आने वाले पीढ़ियों के लिए एनवायरनमेंट खराब करके जा रहे हैं। और हम कहते हैं कि हम गार्जियन हैं, हम कहते हैं कि हम अच्छे गार्जियन हैं, और हम कहते हैं कि हम अपने बच्चे को डेवलप कर रहे हैं, हम अपने बच्चे को अच्छी सुविधाएं देंगे। कहाँ से देंगे? एनवायरनमेंट सही नहीं होगा, उसका शरीर सही नहीं होगा, शरीर सही नहीं होगा, शरीर में सोच सही नहीं आएगा, सोच नहीं सही होगा तो डेवलप कहाँ से करेगा? तो आप इस चीज़ को जरूर समझना, और आप यदि पढ़ रहे हो तो जरूर कोशिश करना। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम खुद भी ऐसा जब भी गलत करते हैं तो हमको खुद अनुभव होते हैं, हम उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। तो जब हम कोशिश कर रहे हैं तो आप भी तो कीजिए, आप कीजिएगा, आपके मतलब आपका देखा देखी कोई और करेगा, धीरे धीरे तो सुधार होगा ना, एक दिन तो होना नहीं। तो समझिए, एनवायरनमेंट को थोड़ा सा सीमित मात्रा में उपयोग कीजिए, उसको बर्बाद मत कीजिए। तो ये उपदेश सिर्फ आपके लिए नहीं था, ये हमारे लिए भी है। ठीक है, इसका उपयोग हम भी करते हैं, इसका सीमित मात्रा में उपयोग हम भी करना चाहते हैं, और जितना हो सके हम इसको बचाने का प्रयास करते हैं और करते रहेंगे। तो ये कोशिश आप भी कीजिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगली क्लास में और ऐसे ही कुछ नए टॉपिक के साथ।